अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात के पीछे किसका हाथ है? जनवरी से पहले नवाज शरीफ वतन वापस आएंगे या हुकूमत घर जाएगी? पीडीएम के जलसे किस हद तक हुकूमत को कमज़ोर करने में कामयाब हुए? फिर आज़ाद बलोचिस्तान और रियासती इदारों पर तनकीद अपोजिशन रहनुमा आखिर किसकी ज़बान बोल रहे हैं? कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी किसके कहने पर हुई? किसने आईजी सिंध को अगवा किया? मार्च में सेनेट इंतखाबात होंगे या अपोजिशन असम्बलियों से इस्तीफे देगी? नून में से शीन कब निकलेगी? हुकूमत को खतरा महंगाई से है या फिर अपोजिशन से है? गंदम की इमदादी कीमत में महज 200 रुपए का इजाफा। क्या नए पाकिस्तान में किसान का इस्तेहसाल ऐसे जारी रहेगा? आज के इस प्रोग्राम में इन तमाम सवालों के हम जवाब लेंगे। वफाकी वज़ीर रेलवे शेख रशीद अहमद साहब ने मुझे ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया शेख साहब आपका। शेख साहब, सबसे पहले बात कर लेते हैं जो दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं। आज भी बहुत अफसोसनाक वाक़या पेशावर में मदरसे में पेश आया है। 2 दिन पहले आपको पता है कोयटा में भी ये वाक़या पेश आया। पे दर पे ये वाक़यात हो रहे हैं। आप भी इस बारे में जो है ना पहले बात कर चुके हैं कि इस तरह के वाक़यात पेश आ सकते हैं। अब अपोजिशन आपसे कुछ सवालात पूछ रही है। वो कहते हैं शेख रशीद को कैसे पता चल जाता है भाई ये हमले होने वाले हैं? जरा मैं चाहती हूँ वो जरा एक लाइन में सवाल सुन लें, फिर उसका जरा जवाब दे दें। आप पर बड़ी तनकीद कर रही है अपोजिशन, जरा प्लीज प्ले कीजिएगा। शेख रशीद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसने कहा कि ऑपोजिशन जो जलसे कर रही है उन जलसों में कोरोना भी फैलेगा और दहशतगर्दी भी हो सकती है। और उसके कुछ घंटों बाद ये दहशतगर्दी का एक बहुत बड़ा वाकया कराची शहर में हुआ है। मैं मुतालबा करता हूँ कि शेख रशीद को शामिल तफ्तीश किया जाए और उसे पूछा जाए कि उसके पास वो कौन से जराए हैं, उसको किसने बताया है कि दहशतगर्दी ऑपोजिशन के जलसों में हो सकती है। अगर उसके इल्म में ये चीज़ें हैं तो उसको बताना चाहिए। मुझे कहीं ये ना कहना पड़े जो हम पहले भी कहते रहे हैं कि पीटीआई जो है दहशतगर्दों का सियासी विंग है और माजी में भी ये इस किस्म की चीज़ें करते रहे हैं और खुदा न खास्ता आइंदा भी अपनी सियासी अपोजिशन जमातों को रोकने के लिए कहीं इनका जो मिलिटेंट विंग है वो कहीं इस्तेमाल ना हो। जी शेख साहब, कैसे पता चलता जाता है शेख रशीद साहब को कि धमाके होने वाले? उन्होंने बहुत सारी बातें की है जी। मैं तो दुआ गो था इनके जलसों के लिए। टीटीपी वहाँ मुनज़्ज़म हो गई है और उसके असरात पाकिस्तान में होंगे और बढ़ते जाएंगे। ये कॉमन सेंस की बात है, इसमें किसी इतला की ज़रूरत नहीं है। और मैं तो बेहतरी के लिए कहता हूँ और मैं इत्तफ़ाक़ करता हूँ, मुझे अब ये नहीं कहना चाहिए क्योंकि ये अब आए रोज़ के वाक़यात हैं। और मैं कह के खामखा मैं तो लोगों की जानो माल की हिफाजत के लिए कहता हूँ, मुझे कोई शौक़ तो नहीं है, मुझे क्या मिलता है ऐसी बातें करके। मैं तो जब ये देखता हूँ कि टीटीपी में 6 पार्टियाँ मुत्तहिद हो गई हैं और 6 की 6 जो पार्टियाँ हैं उनका मुत्तहिद होना पाकिस्तान में इनकी एक्टिविटी को बढ़ाने के मुतरादिफ है। इसलिए मैं कहता हूँ, और मेरा कोई मिशन नहीं है और कोई मेरा इसके अलावा इससे सरोकार नहीं है और मेरा ख्याल है मुझे एहतियात बरतनी चाहिए, नहीं कहना चाहिए। शेख साहब, नेक्टा ने भी थ्रेट अलर्ट जारी किया, उसके बावजूद इस तरह के वाक़यात पेश आ जाना ये नाकामी है सूबों की कि अलर्ट होने के बावजूद भी आप सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स नहीं कर सके? देखें, टैंकों की लड़ाई हो, मिज़ाइल की हो, एयरफोर्स की हो, उसकी यूनिवर्सिटियाँ होती हैं, उसके एक बड़े काउंटर ट्रेनिंग सेंटर होते हैं, उसको रोकने के लिए मुख्तलिफ मदाफ़ियाती इक़दामात होते हैं। ये एक ऐसा काम है दहशतगर्दी का, ये तो उन्होंने बता दिया, हमें एहतियात करनी चाहिए। अगर कोई नहीं एहतियात करना चाहता तो उसकी मर्ज़ी है। मैं तो अपोजिशन लीडरों से भी ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ और हुक्म मैं अपने समेत भी मैं समझता हूँ कि मेरी जान को भी ख़तरा है। मैं इसलिए नहीं कहना चाहता कि मैं कोई, जो आदमी मीडिया ओरिएंटेड है और मीडिया में जिसकी बातचीत है या जिसको सुना या देखा जाता है उसके लिए बहुत सारे मसाइल पैदा हो गए हैं। और लेकिन मैंने अभी आपको कहा कि मैं नहीं कहा करूँगा कि जी दहशतगर्दी का ख़तरा है। मेरा मकसद तो ये होता है कि भाई हम सब मिलकर इत्तफाक करें और एक दूसरे की जान और माल की हिफाजत करें ताकि ऐसे वाक़यात ना हो। अब इस मुल्क में दोबारा एक लहर आ रही है, इस लहर को काउंटर करने के लिए जहाँ कोरोना को हमने मुदाफ़ियती स्कीम करनी है, वहाँ हमने टेररिस्ट एक्टिविटी के लिए भी अपने तौर पर एहतियात बरतनी है। ये एक पाकिस्तान के शहरी की हैसियत से मैं बात करता हूँ, कोई पॉलिटिशियन की हैसियत से नहीं करता। तो शेख साहब, फिर ऐसे हालात पे जहाँ कोरोना बढ़ने का भी खदशा हो, दहशतगर्दी के वाक़यात का भी खदशा हो, तो जलसे जुलूसों की तो इजाज़त नहीं होनी चाहिए, फिर इस पर सियासत करने की तो इजाज़त नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले आवाम की मैं इतनी बड़ी बात तो नहीं कह सकता। आवाम जब जाना चाहते हैं तो मैं तो किसी को नहीं रोक सकता ना।
मेरा तो कि काम था, देखें वो गंजी में हुआ, कोयटा से बाहर हुआ, अगर हिफाजती इक़दाम ठीक ना होते तो वो कोयटा के जलसे में भी ऐसा काम हो सकता था। आज मदरसे में हुआ है। ये सारी बातें जो हैं ये इस बात की अक्कासी करती हैं कि हमें एहतियात बरतनी चाहिए। लेकिन अगर बलूचिस्तान हुकूमत ने उनसे रिक्वेस्ट भी की थी कि आगे ले जाएं, वो नहीं ले जाना चाहते, तो मैं क्या कर सकता हूँ आप बताएं। मैं तो रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ, और आपके इस प्रोग्राम के बाद, आज के बाद कहीं कभी कहूँगा भी नहीं, कभी मेरे मुंह से नहीं सुनेंगे कि दहशतगर्दी का ख़तरा है, क्योंकि TTP की 6 या 8 ऑर्गेनाइजेशनें इकट्ठी हो गई हैं, तो दहशतगर्दी के तो ख़तरात में इजाफा होगा और एक लहर आएगी। सियासत की पेशगोइयाँ तो करते रहेंगे ना? अभी आपने कहा है नवंबर से फरवरी बड़ा अहम है। सियासत की बात तो मैं करता रहूंगा जिस कदर मैं कर सकता हूँ। सही है। अच्छा, अब जरा सियासी मामलात की तरफ ही आ जाते हैं। जिस तरीके से सियासी मामलात शेख साहब खराब हो रहे हैं, नवाज शरीफ साहब जिस तरीके से इदारों पर तनकीद कर रहे हैं, लगता है कि वो मुज़ाकरात के ऑप्शन की तरफ जाना नहीं चाहते हैं। क्या हुकूमत चाह रही है कि जिस नहज तक ऑपोजिशन पहुंच चुकी है, ऑपोजिशन को इंगेज करना बहुत ज़रूरी है ऐसे हालात में? देखें, मैं अपनी इस्तिलाह पेश करता हूँ, मेरी अपनी सोच है एक पॉलिटिकल वर्कर की, कि नून लीग को अपोजिशन ने घेर के मार दिया सियासी तौर पे। नून लीग ने जो बयानिया दिया है उसकी सियासत की बड़ी कम गुंजाइश है। बाकी लोगों से किसी ना किसी जगह पे मुज़ाकरात हो सकते हैं, मामलात चल सकते हैं, लेकिन नून लीग के बयानिया के बाद मेरा ख्याल है कि अब नून लीग का सफ़ा फट चुका है, और नून लीग के नवाज शरीफ साहब ने और मरियम ने जो राह इख्तियार की है पाकिस्तान के अदारों के ख़िलाफ़, नाम ले लेके की है नवाज शरीफ साहब ने, और जो उनका एजेंडा है पाकिस्तान में, वो बयानिया जो है वो वही है जो पाकिस्तान के दुश्मनों का है। पाकिस्तान के दुश्मन भी नहीं चाहते कि पाकिस्तान जो अंदर से अब तरक्की की तरफ गामजन हो चुका है, जो पाकिस्तान अब बेहतरी की तरफ जा रहा है, फैटफ में भी बेहतरी की तरफ है, इकॉनमी में भी बेहतरी की तरफ है, उसके अंदर ऐसे मसाइल पैदा कर दिए जाएं। मैं नवाज शरीफ साहब की सियासत नहीं देख रहा, बाकी पार्टियों की सियासत के बारे में मैं समझता हूं कि उनसे सिर्फ नवाज शरीफ की सियासत नहीं देख रहे, या पूरी नून लीग की सियासत को खत्म होता हुआ आप देख रहे हैं? आप नून से शीन निकलने की बात करते हैं, शहबाज शरीफ भी जो जाहिर है नैब की हिरासत में है, तो आप पूरी नून लीग की सियासत को खतरे में देख रहे हैं? मैंने उसके लिए 30 दिसंबर से 20 फरवरी की डेट दी है। अभी ये टाइम दूर है, सियासत शुरू हुई है, पहली तारीख से और शुरू होगी, सियासत नवंबर से शुरू होगी, और 30 दिसंबर तक जो है ये मैं कह चुका हूँ कि इसमें सियासत फैसला हो जाएगा कि नवाज शरीफ के बयानिया के साथ कौन खड़ा है और बयानिया से फैसले पे कौन खड़ा है। सो ये मैं डेटें कोई दे के ही, ये भी आप कहें तो आज मैं कहता हूँ कि ये डेटें भी ना दिया करूँ, फिर लोग मेरा तरह तरह से बातें करते हैं। सो मैं अपनी इस बात पे कायम हूँ कि 20 फरवरी तक ये नून लीग में शीन लीग निकलेगी, और उसमें नून लीग का बयानिया, नवाज शरीफ का बयानिया होगा, और पाक फ़ौज के बयानिए से हट के लोग जो है वो वहाँ निकलेंगे। इसके लिए जो मैंने डेट दी है उस पर मैं कायम हूँ। शेख साहब, शहबाज शरीफ की नैब में तहवील के दौरान राना तनवीर, एहसन इकबाल और ये लोग जाकर मिलते हैं ख्वाजा आसिफ, आपके ख्याल में कोई ख़ास मकसद, कोई ख़ास पैगाम किसी का लेकर गए हैं? कोई पैगाम रसानी मकसद था इस मुलाकात का? अचानक मुलाकात होती है, शाम 6 साढ़े 6 बजे मैसेज भेजा जाता है इन तीनों लोगों को। ये काफ़ी दिनों की बात है, और शहजाद अकबर साहब ने इसको ब्रेक किया है। शुक्र है मैंने ब्रेक नहीं किया, शहजाद अकबर ने ब्रेक किया है कि ये वहाँ 2 घंटे मिले हैं, और 2 घंटे मुलाकात जो है, इससे पहले भी कुछ मुलाकातें हैं, और ये 1-2 मरतबा लोग मिले हैं। और इन मुलाकातों की सियासत क्या है, ज़ाहिर है वो कहते हैं कि वहाँ DG नैब भी बैठे हुए थे। अगर DG नैब बैठे हुए तो मुमकिन है कोई और भी बैठा हो वहाँ पे। सो अभी बात शुरू हुई है, देखें सियासत भी अपनी तरह की शुरू हो गई है, और इस मुलाकात का भी आप इसको वैसे ही खाली फायर नहीं कह सकते, क्योंकि शहजाद अकबर ने ये बात की है। मैंने उससे ख़ुद फ़ोन पे कंफर्म किया था। सो उन्होंने मुझे फ़ोन पे कंफर्म किया कि हाँ ये मुलाकातें हुई हैं, और मुलाकातों को उन्होंने ही डिस्क्लोज़ किया है। जब सियासतदान मिलते हैं तो सियासत पे बात करते हैं जी, और किस चीज़ पर बात करनी है, उनको कोई तकलीफ़ नहीं है अंदर। उन्होंने अपनी ज़मानत खुद वापस ली है। हाँ। शहबाज शरीफ साहब ने अपना ज़मानतनामा खुद वापस लिया है, ताकि इस जो धमा चौकड़ी मिकने जा रही है, जो ये महीना नवंबर का एक बड़ा क्रूशल महीना है, उस क्रूशल महीना में वो अपने आप को अलग थलग रखें। ये उनकी सियासी सोच है, वो क्या रोल अदा करना चाहते हैं इसका मुझे नहीं मालूम।
क्रूशल किस सेंस में आप कह रहे हैं? क्या मुज़ाकरात फजलुर रहमान से हो गए, पीपल्स पार्टी से मुज़ाकरात हो सकते हैं, ANP से मुज़ाकरात हो सकते हैं, सारे प्रोसेस इन दोनों से हो सकते हैं। अच्छा, नून लीग से नहीं हो सकते? पीपल्स पार्टी और फजलुर रहमान से हो सकते हैं। नून ने अपना सफ़ा खुद फाड़ा है। नून लीग से मुराद मेरी नवाज शरीफ और मरियम नवाज हैं, उन्होंने अपना एक अलग रास्ता चुना है। उसके नताइज क्या निकलते हैं, सो मैं अपनी दी हुई तारीखों पे कायम हूँ। सियासी तज्ज़िया है, कोई मैं पॉमिस नहीं हूँ या कोई मेरे पास इतलात नहीं है। मैं नहीं समझता कि इस तरह आप नाम लेकर फ़ौजी जर्नैलों को पुकारें और इस तरह आप फ़ौजी जर्नैलों के बारे में बातें करें तो आप इस मुल्क की सियासत में कोई आपका मुस्तकबिल बनता है, मैं नहीं बनता देख रहा। नवाज शरीफ को लाना आप लोगों के लिए, हुकूमत के लिए इतना आसान है? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब तो कह रहे हैं मुझे बोरिस जॉनसन से भी जाकर मिलना पड़े, बात करनी पड़े तो मैं करूंगा। इतना आसान है लेके आना नवाज शरीफ साहब को वतन वापस? शेख साहब देखें, इमरान खान साहब ये कह रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी ब्रिटिश पार्लियामेंट से ज़ाती तल्लुकात भी हैं। वो इसमें बरतानिया क्या करता है क्या नहीं करता, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। नवाज शरीफ को लाने के लिए इमरान खान की इंतहाई कोशिश है, उसमें कामयाब होते हैं या नहीं मैं कुछ नहीं कह सकता। तो पीपल्स पार्टी आपको लगता है कि वो भी सकत नहीं रखती है नवाज शरीफ का जो बयानिया है उसका बोझ उठाने की? आपको पता है कराची जलसे में नवाज शरीफ को तकरीर करने की भी इजाजत नहीं दी गई। कहा गया कि मौलाना फजलुर रहमान के थ्रू पैगाम भेजा गया जरदारी साहब की तरफ से कि आप तकरीर नहीं करेंगे। तो आपको लगता है कि वो भी डिस्टेंस कर रही है नवाज शरीफ के इस बयानिए से और शायद मजीद इत्तेहाद में ना चल सके पीपल्स पार्टी? पीपल्स पार्टी के बारे में कह सकता हूं वो इंतहा तक नवाज शरीफ के साथ नहीं चलेगी। अल्टीमेटली दोनों मुखालिफ पार्टियां हैं और ये इमरान खान को गिराने के लिए निकली हैं, जिसमें कामयाब नहीं होंगी। इमरान खान अपना टाइम पूरा करेगा और पीपल्स पार्टी से मैं आपसे इत्तफाक करता हूं कि पीपल्स पार्टी नवाज शरीफ के बयानिए के साथ नहीं चलेगी और इसका पता लग जाएगा आपको इन्हीं महीनों में। तो कराची में कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी, ये किसकी तरफ से गेम खेली गई है? फिर इदारों को आपस में लड़ाने की तो कोशिश हुई है। पता नहीं, ये इतनी बड़ी गेम नहीं थी। 10 दिन आपने लगाया। महर जो आईजी हैं वो मेरे साथ उन्होंने काम किया है, शरीफ आदमी है। इस पर दोनों तरफ से वीडियो चली हैं। मैं इसको कोई इशू नहीं समझता, खाम खा इसको इतना इशू बनाया गया है। और ये इशू देखें, जब मीडिया एक चीज़ 20 दिन तक डिस्कस करेगा तो फिर लोग मीडिया से भी दूर होते जाएंगे। सो मैं इसको कोई केस नहीं समझता कि एक आदमी की बेल हो गई, एक आदमी को अरेस्ट किया गया, दोनों तरफ से वीडियो दिखाई गई हैं। वो अपनी वीडियो दिखाते हैं, हम अपनी वीडियो दिखा रहे हैं। सो ये केस मेरे लिए कोई अहमियत नहीं रखता। अच्छा शेख साहब, सेनेट के इंतखाबात में तहरीक इंसाफ की पोजीशन क्या देख रहे हैं आप? मैं सेनेट के इंतखाबात में तहरीक इंसाफ की बेहतर पोजीशन देख रहा हूँ और सेनेट के इंतखाबात की तैयारियां 20 फरवरी मैंने इसीलिए डेट दी है ताकि शेड्यूल भी आ जाएगा और अमेरिकन इलेक्शन भी हो चुके होंगे। इसीलिए मैंने लास्ट डेट बताई है कि इस सियासी जो धमा चौकड़ी मिची है ये 20 फरवरी तक क्लियर हो जाएगी और बादल छट जाएंगे और सेनेट के इलेक्शन होंगे और तहरीक इंसाफ उसमें अक्सरियती अपनी जो उनकी वोटें बनती हैं वो लेगी। सही। अच्छा, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट मामला जिस पर शेख साहब आप पे बड़ी तनकीद होती है, किसान भी आपसे नाखुश है। जब गंदम की सपोर्ट प्राइस को बढ़ाने की बात होती है तो कहा जाता है कि शेख रशीद इसको अपोज करते हैं और बहुत से लोगों की तरफ से कहा जाता है कि अगर आप सपोर्ट प्राइस इसकी बढ़ाएंगे तो महंगाई का तूफान आ जाएगा। लेकिन जब वही गंदम रूस के किसानों से ली जाती है 2500 रुपए फी मन पे और अपने किसान को आप 2000 भी देने को तैयार नहीं है, तो ये आपको नहीं लगता कि अपने मुल्क के किसान के साथ ज्यादती है शेख साहब? देखें, पाकिस्तान के किसान को ये इजाज़त होनी चाहिए कि वो अपनी गंदम जहां मर्जी बेचे। उसे ताकत के जोर पे उससे गंदम नहीं लेनी चाहिए। बेशक प्राइवेट सेक्टर को बेचे। देखो 300 रुपया बढ़ा है, 1300 रुपया गंदम था उसको 1400 रुपया हुआ है। हाँ। 1400 रुपए के साथ 200 रुपया और बढ़ाया, 1600 रुपया हुआ है। हाँ। और 32 अरब रुपया किसान को सब्सिडी मिलनी चाहिए। कभी भी ये इंपोर्टर सारी सब्सिडी खा जाते हैं। ये सारी सब्सिडी जो है
ये इंपोर्टर खा जाते हैं या दूसरे लोग जो नीचे जिनके पास एजेंसीज हैं। मैं सारी ज़िंदगी ये DAP के चाहता हूँ कि पैसे किसान को मिलें, और एक बहुत बड़ा पैकेज जो है, जब 1600 रुपये की प्राइस की बात है, उसके साथ किसान को बहुत बड़ा पैकेज मिलने जा रहा है और 2-3 दिन में वो पैकेज भी मिलेगा, लेकिन उस पैकेज को किसान तक पहुंचना चाहिए। ये नहीं है कि वो पैकेज किसान तक ना पहुंचे। और बाकी उसको आज शाह महमूद ने इस बात की हमायत की है कि किसान को आप राइट दें कि वो जहाँ मर्जी गंदम बेचे, उसको मजबूर ना किया जाए कि सरकारी गोदामों में और सरकारी कीमतों में। अगर बाहर 2000 रुपये गंदम है तो 2000 रुपये में बेचे, उसको बेचने का हक होना चाहिए। और ये प्राइस तो ये है कि अगर मंडी डाउन हो तो इस प्राइस पे हुकूमत लेने की पाबंद है। ये 300 रुपया 1300 से 1400 हुआ, 1600 हुआ है, और इसके साथ पैकेज ये भी ना काफी है ना। परवेज इलाही साहब ने आज कहा है, आपके इत्तेहादी कह रहे हैं ये कम है, किसान के साथ हुकूमत ज्यादती कर रही है, कम से कम 2000 रुपया तो रखे ना सपोर्ट प्राइजेस। तो बढ़ा लें जी, मुझे क्या एतराज है? मुझे क्या एतराज है? बढ़ा लें, फिर अगले दिन 200 रुपया गंदम और शहर में बढ़ जाएगी, बढ़ा लें, मुझे तो कोई इतराज नहीं। मैं तो कोई किसान की सियासत नहीं करता, लेकिन जो आप आज करेंगे 1600 करेंगे तो बाहर जो है वो 2000 रुपये होगी। इस वक्त जो 1800 या 1900 है, 200 रुपये ऑटोमेटिकली उसमें बढ़ जाएगा। मुझे क्या एतराज़ है? मैं कोई फूड मिनिस्ट्री में तो नहीं काम करता, ECC में जहां आता है वहां आप हर कोई आदमी अपनी राय देता है। और पंजाब ने 1650 रुपये का रेट दिया है। अगर 50 की बजाय 100-200 रुपया उनको 500 रुपये तक का उनको मार्जिन मिले DAP में और दूसरी जगह पे, तो मैं समझता हूँ ये उससे अच्छी बात क्या है। पंजाब जिसने सबसे बड़े सूबे ने ख़रीदनी है, उसने जो कीमत भेजी ECC में वो 1650 रुपये भेजी जिसने ख़रीदनी है। KPK तो ख़रीद नहीं रहे, सिंध तो ख़रीद ही नहीं रहा, KPK ने ख़रीदी नहीं है। सो एक सूबा जो गंदम ख़रीदता है उसने जो कमेटी हुकूमत को रेट भेजा है वो 1650 रुपये भेजा है। उसमें से अभी 50 रुपये कम है, 400-500 रुपया उनको सब्सिडी दें और बेहतरी के हालात तो पैदा करें। आप अगले कैबिनेट सेशन में ये आवाज़ उठाएं ना, आपकी आवाज़ बड़ी दबंग होती है और असर रखती है कैबिनेट। अभी उठाई है, आज ही उठाई है। तो आपने कहा है कि 2000 रुपया पैसे जो है वो किसान को पहुंचने चाहिए। आपने कहा है कि 2000 रुपया देनी, 2000 रुपया मन तो आप सपोर्ट प्राइस देना, ये आपने आवाज़ उठाई है आज? नो, मैं 1600 की बात की है मैंने, 2000 की नहीं की। लेकिन मैं कहता हूँ साथ उनको DAP के 32 अरब रुपए पड़े हैं, वो किसानों को बांटें और पैकेज दें उनको अच्छे से, और 100, 200, 500 रुपए के पैकेज दें। देखें वरना गंदम की कीमत एकदम शूट ऑफ हो जाएगी। और गंदम के मामलात सीरियस हैं, गंदम के मामलात सीरियस हैं, उसको टेक्निकली देखना चाहिए। किसान को जो है मराद देनी चाहिए और किसान को बहुत सारी सहूलत देनी चाहिए ताकि वो अपना काम बेहतर तरीके से कर सके। हम एक ज़रूरी मुल्क है, हमें क्या जरूरत है बाहर से इंपोर्ट करने की, और इतनी महंगी इंपोर्ट करने की हमें क्या जरूरत है जब हम खुद एक ज़रूरी मुल्क हैं। आप किसान को इतनी ज्यादा लिवरेज दें, आप किसान को मराद दें, किसान को सपोर्ट प्राइस अच्छी दें। जो पैसा हम बाहर के मुल्कों, बाहर के किसानों को दे रहे हैं, वही फायदा हम अपने किसानों को भी दे सकते हैं। देनी चाहिए, हमें इनको फैसिलिटीज देनी चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन एक बात तय है कि ये जरूरी नहीं है कि वो हुकूमत को बेचे। सही, अगर बाहर कीमत 2000 रुपए है तो 2000 रुपए पे बेचे वो। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बहुत आज कैबिनेट में कहा कि उनको पाबंद नहीं करना चाहिए कि आप जरूरी सरकारी गोदामों को बेचें। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बहुत बहुत शुक्रिया। वफाकी वज़ीर रेलवे शेख अहमद साहब मेरे साथ थे। बहुत बहुत शुक्रिया शेख साहब आपका। नाज़रीन, मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, मुल्क में अमन दुश्मनों की कार्रवाइयाँ अभी भी जारी हैं। ऐसी ही एक कार्रवाई आज सुबह पेशावर में की गई, जहां 8:30 बजे आज दीर कॉलोनी में वाक़ एक मदरसे में उस वक्त धमाका किया गया जब बच्चे कुरान पाक की तलावत कर रहे थे। सिक्योरिटी इदारों की इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक 5 से 6 किलोग्राम धमाका खेज़ मवाद जो है वो इस्तेमाल किया गया, जिसे एक बैग में रखा गया था, जबकि धमाका टाइम बॉम्ब के ज़रिए किया गया। मदरसे में 10 से लेकर 35 साल तक के तालिब इल्म तालीम हासिल करते हैं। आज पेशावर में होने वाले धमाके से 2 रोज़ पहले कोयटा के इलाके हज़ारगंजी में भी धमाका हुआ था, जिसमें 3 अफराद जान की बाजी हार गए थे। हम आपको यहाँ पर यह भी बताएं कि इन दोनों शहरों में
दहशतगर्दी के हवाले से नेक्टा ने गुज़श्ता हफ्ते एक अलर्ट जारी किया था। नेक्टा की जानिब से जारी अलर्ट पे कहा गया था कि कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने पेशावर और कोयटा में दहशतगर्दी की मनसूबाबंदी की है। नेक्टा के अलर्ट के मुताबिक दहशतगर्दों ने बम और खुदकुश धमाकों के सियासी और मजहबी क़यादत को निशाना बनाने का मंसूबा बनाया है। नेक्टा ने कोयटा और खैबर पख्तूनख्वा में सख्त सिक्योरिटी इक़दाम की सिफारिश भी की थी। नेक्टा के अलर्ट और सिक्योरिटी इक़दाम की सिफारिशात के बावजूद दोनों शहरों में धमाके हुए। सवाल ये है कि क्या सूबाई हुकूमत की जानिब से सिक्योरिटी के मामले पर लापरवाही बरती गई। अहम सवाल ये भी है कि मुल्क में बढ़ती हुई दहशतगर्दी के पीछे मुहर्रिकात क्या हैं। कोयटा और पेशावर में होने वाली दहशतगर्दी जो है, इसके बाद इस्लामाबाद और पंजाब में सिक्योरिटी को हाई अलर्ट कर दिया गया है। इस बात में कोई शक नहीं कि पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने की एक देरीना ख्वाहिश है हमसाया मुल्क भारत की, और वो इसके लिए बाकायदा तौर पर प्लानिंग करता है और फंडिंग भी करता है। कुलभूषण यादव इसका जीता जागता सबूत है। एक तरफ वज़ीर-ए-आज़म ये कह रहे हैं कि हमें भारत से दहशतगर्दी का खतरा है, तो दूसरी तरफ हम उसी भारत को अमन की पेशकश कर रहे हैं। क्या दहशतगर्दी करने वालों से अमन की बात हो सकती है? अमन हमारी अव्वलीन तरजीह है, लेकिन इसके लिए भी हुकूमत को एक पॉलिसी बनानी चाहिए। जबकि मकबूजा कश्मीर में भारतीय कब्जे के 73 साल मुकम्मल हो चुके हैं। 73 सालों के बाद भी कश्मीरियों का जज्बा आज़ादी मान नहीं पड़ा है। आखिर कश्मीरियों के लिए आज़ादी की सुबह कब तुलू होगी, इस पर मैं बात करूँगी। मुझे ज्वाइन किया है दिफाई तज्जियाकार जनरल रिटायर्ड एजाज अवान साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया जनरल साहब आपका। जनरल साहब, 2 दिन पहले कोयटा में धमाका होता है, आज पेशावर में मदरसे में हो जाता है। दहशतगर्दी के पैदर पे वाक़यात, क्या वजह है जनरल साहब इसकी? आप भी जानते हैं कि पिछले हफ्ते नेक्टा ने सिक्योरिटी अलर्ट भी जारी किया था और इन 2 शहरों के बारे में बाकायदा बताया गया था कि यहाँ पर दहशतगर्दी के वाक़यात पेश आ सकते हैं। इसके बावजूद क्या आप इसे सूबों की नाकामी कहेंगे कि उस लिहाज से इंतजामात नहीं किए गए, सिक्योरिटी को अलर्ट नहीं किया गया? ये किसकी नाकामी है कि अलर्ट भी जारी हो जाते हैं, पता भी चल जाता है, उसके बावजूद दहशतगर्द अपने मकासद में कामयाब हो जाते हैं? शाज़िया, थैंक यू वेरी मच। पहली बात यह है कि ये बड़ी मुश्किल जंग है और इसमें अलर्ट हो जाने के बावजूद चूंकि टारगेट का इंतखाब दुश्मन ने खुद करना होता है, जो दहशतगर्द है जिसने स्ट्राइक करना है, टारगेट का इंतखाब वो खुद करता है। आप 2, 4, 6, 8, 10 जगहों की तो हिफाजत कर सकते हैं, लेकिन हर जगह की हिफाजत मुमकिन नहीं है। इस जंग को हमने ऑफेंसिव तरीके से लड़ना है, इसको हमने होने से पहले इन वाकयात को रोकना है। इसमें इंटेलिजेंस का बहुत लीडिंग रोल होता है कि इंटेलिजेंस एजेंसीज अपना काम बर वक्त करें और पहले इन चीजों को होने से रोकें। उसके बाद का जो काम है वो पॉलिसिंग है और इमदाद है। तो इसमें हमें जितनी हमारी दहशतगर्दी के खिलाफ स्ट्रेटजी है उसको हमें रिविजिट करने की जरूरत है, रद्दुल फसाद को रिकैलिब्रेट करने की जरूरत है, तमाम इंटेलिजेंस एजेंसीज को गियर अप करने की जरूरत है, और हमें, क्योंकि ये लॉस हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। पहले हमने बहुत भारी कीमत अदा करने के बाद अमन हासिल किया है। लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज बशमूल आर्मी तकरीबन 7,000 से ज्यादा शहादतें हमने पिछले 10 से 15 सालों में जो बर्दाश्त की हैं। फिर 70,000 के करीब सिविलियंस जो हैं वो शहीद हो चुके हैं। ये इट कैन नॉट गो ऑन लाइक दिस। हमने इसे रोकना है और हर तरीके से वाकयात से साबित होता है पता है कि आज भी सहूलतकारी के जो अनासिर हैं, सहूलतकार जो हैं, वो दंदनाते फिरे हैं और नहीं पता चलाया जा सकता कि कौन कहां पर छुपा है और किन मकासद के लिए जो है ना वो ये काम हो रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2, ये सहूलतकारी का जो फैक्टर है इसको कैसे खत्म किया जा सकता है? जब तक सहूलतकारी के फैक्टर को आप नहीं खत्म करेंगे तो दहशतगर्दी के वाकयात को रोकना बहुत नामुमकिन सी बात है। शाज़िया, इसकी हमें, जैसे मैंने कहा ना, हमें एक नेशनल स्ट्रेटजी की जरूरत है। ये बड़ा अफसोसनाक पहलू था कि जिन दहशतगर्दों को मिलिट्री कोर्ट ने सजाएं दी उन्हें पेशावर हाई कोर्ट ने बरी कर दिया और वो लोग फिर दर्दनाते फिर रहे हैं। इस तरह हौसला शिकनी नहीं हो सकती दहशतगर्दी की। एक तो नेशनल रिस्पांस की जरूरत है। फिर जो हमने उस वक्त ये स्ट्रेटजी बनाई थी जिसके 20 नुकात पे बड़ी बहस हुई थी, उसमें हमने कुछ काम तो किए, लेकिन मुझे लगता है अब एक कंप्लेसेंसी जो है वो सेट इन हो गई है। तो हमें अपने आप को दोबारा अपने बूटों को डस्ट ऑफ करना होगा,
हमें दोबारा अपनी स्ट्रेटजी को रिविजिट करना होगा। जैसे पहले मैंने कहा, रद्दुल फसाद में जो है उसको रिकैलिब्रेट करना है हमने, और इस काम को होने से पहले रोकना है। ये नाकाबिले बर्दाश्त है। आज अगर बलूचिस्तान में हो रहा है, कराची में हो रहा है, आज KPK में हो गया, कल ये पंजाब में पहुंच जाएगा, तो क्या हम फिर वापस खुदा ना खास्ता उसी तरफ चले जाएंगे? अभी इसमें दो तरीके हैं। पहली बात यह है, एक वो फॉरेन एलिमेंट है जो इनकी इमदाद कर रहा है। अगर हमारे पास उसके शवाहिद मौजूद हैं और हम वो डोसियर्स जो हैं UN में दे चुके हैं, हमारे पास शवाहिद मौजूद हैं, फिर हमें उस मुल्क के खिलाफ वो सब कुछ करना पड़ेगा जो कुछ हमारे खिलाफ वो कर रहे हैं। इसमें मैं किसी और डिफेंसिव स्ट्रेटजी से ये जंग नहीं जीती जा सकती। दूसरी बात है कि वो एलिमेंट जो मुल्क के अंदर रह के उनके आलाकार बन रहे हैं, हमें इनकी गर्दनें मारनी होंगी, हमें इनके पीछे जाना होगा और इनको एलिमिनेट करना होगा, यकसर इनको खत्म करना होगा। जहां मिले इनको मारना पड़ेगा, वरना ये हम इनोसेंट लोग, आप देखें आज जिन मासूम बच्चों की शहादतें हुई हैं या APS में जो वाकया हुआ था, क्या कोई कौम बेहिस्सी से इन बातों को बर्दाश्त कर सकती है? मेरे ख्याल में इट कैन नॉट गो ऑन लाइक दिस। हमें दोबारा से डस्ट ऑफ करके अपने वुड डायलॉग्स के लिए, तालिबान और अमेरिका के दरमियान डायलॉग्स के लिए, आपको पता है पाकिस्तान का कितना जबरदस्त पॉजिटिव रोल है। पूरी दुनिया इसकी तारीफ करती है कि पाकिस्तान ने हर मुमकिन कोशिश की और हम कामयाब भी हुए हैं इसमें। तो आपको लगता है कि ये पीस डायलॉग को, एक जो पीस प्रोसेस है, इसको भी खराब करने की, इसमें रुकावट डालने की एक कोशिश है जो पाकिस्तान का रोल है? शाजिया मुझे ये कहने दो, बिकॉज मुझे बहुत अफसोस है कि अफगानिस्तान के अंदर जो हो रहा है वो अफगानों का मसला है, वो अमेरिका का मसला है। हम उसमें जो मदद कर सकते थे हमने कर दी है, लेकिन जो हमारे बच्चों को मार रहे हैं ये किसी अफगान का मसला नहीं है, ये हमारा मसला है। अगर इसमें अफगान के कोई एलिमेंट हैं या तहरीके तालिबान पाकिस्तान और उसके साथ जो लोग मिल गए हैं, अगर वो किसी बैरूनी कुव्वत के कहने पर ये सब कुछ कर रहे हैं तो हमें उनके पीछे जाना होगा। जो लोग उनके आलाकार इस वतन में रह के बन रहे हैं, हमें उनके पीछे हर सूरत में जाना होगा। इसलिए मैंने कहा कि मुल्क की 16 इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, इन सब की बैटरीज को रिचार्ज करना पड़ेगा और इनको इस काम पे दोबारा लगाना पड़ेगा यकसू होकर, क्योंकि हम ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकते। इट कैन नॉट गो ऑन लाइक दिस। अगर हिंदुस्तान करा रहा है तो हिंदुस्तान के अंदर स्ट्राइक करें। अगर वो कराची में स्ट्राइक कर सकता है, पेशावर में स्ट्राइक कर सकता है, तो हम न्यू दिल्ली और बॉम्बे में क्यों स्ट्राइक नहीं कर सकते? जब हम जानते हैं कि भारत पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाहता है और हर मुमकिन वो कोशिश जो है ना वो नाकाम कोशिश करता है। कल वजीर आजम ने पाक अफगान तजारत और सरमायाकारी फोरम से जब खिताब किया तो वज़ीर आज़म ने इस खदशे का इजहार किया कि पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम के लिए भारत जो है अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल कर सकता है, और आज ये वाक़या हो जाता है। उसके बाद फिर आज जब वज़ीर आज़म ने कश्मीर के हवाले से एक मैसेज दिया, पैगाम दिया, उन्होंने एक बार फिर से भारत से कहा कि हम अमन के लिए तैयार हैं, हम अमन चाहते हैं। मैंने पहले भी कहा था आप 1 कदम बढ़ाएं, हम 10 कदम आगे बढ़ाएंगे। जब हम जानते हैं कि भारत पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाहता है तो बार 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 अमन की मैसेजेस देकर क्या हम अपने आप को कमज़ोर शो कर रहे हैं? भारत इस चीज़ का फ़ायदा उठाता है? इस पर आपका क्या रद्द-ए-अमल है? हमारी पॉलिसी कंफ्यूज क्यों है? कम अज कम मोदी और अजीत डोवाल इसको कमजोरी समझते हैं और इसीलिए वो हमारे ऊपर सवार होते चले जा रहे हैं। अगर हम इसको अमन चाहते हैं, हर दुनिया का हर आदमी अमन चाहता है, तमाम इश्यूज का हल डायलॉग में होता है, लेकिन जो शख्स डायलॉग करने को तैयार ही नहीं है, जो UN रेजोल्यूशन को डिसरिगार्ड करता है, जो शिमला को डिसरिगार्ड करता है, जो लाहौर डिक्लेरेशन को डिसरिगार्ड करता है, जो हमारे साथ नेगोशिएशन टेबल पे बैठना ही नहीं चाहता, हम उससे क्यों बार बार इस तरह के ऑफर दिए जा रहे हैं? क्यों हम कमजोरी दिखा रहे हैं? इसका तरीका एक ही होता है, ऑफेंसिव तरीके से। दिफाई जंग भी ऑफेंसिव तरीके से लड़ी जाती है। जब तक हम ऑन द ऑफेंसिव नहीं जाएंगे, यही हिंदुस्तान था। हिंदुस्तान 1947 से हमसे बड़ा है, उसकी फौज हमसे बड़ी है, उसकी मुईशत हमसे बड़ी है, उसकी आबादी हमसे ज्यादा है, उसका रकबा हमसे ज्यादा है 47 से लेके आज तक। लेकिन क्या आज से 15 साल पहले उसकी ये जुर्रत होती थी? कभी भी हिंदुस्तान की ये जुर्रत नहीं हुई थी कि वो कश्मीर को इस तरह हड़प कर ले या हमारे ऊपर इस तरह चढ़ दौड़े। आज भी हमें अपने प्लान्स को रिविजिट करना है, अपनी स्ट्रेटजी को रिविजिट करना है। तमाम लोग जो इस प्लानिंग में शरीक हैं उन सब ने सर जोड़कर बैठना है
और इसका ऑफेंसिव तरीके से जवाब देना पड़ेगा, वरना खुदा ना खास्ता हम दोबारा दहशतगर्दी के फिर टारगेट बनेंगे और ये नाकाबिले बर्दाश्त है। बहुत बहुत शुक्रिया दिफाई तज्जियाकार रिटायर्ड एजाज अवान साहब मेरे साथ हैं। नाज़रीन, मुझे प्रोग्राम एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, हुकूमती अरकान पार्लियामेंट कई महीनों से सख्त तगदो में ये मसरूफ़ थे कि उन्हें वफाकी हुकूमत मुख्तलिफ कंपनियों और इदारों के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में तैनात किया जाए। वफाकी काबीना ने तो 18 अगस्त को इसकी मंजूरी भी दे दी थी कि अरकान पार्लियामेंट को मुख्तलिफ कंपनीज़ और इदारों के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं इनमें शामिल किया जाए, लेकिन वजारत कानून ने हुकूमती अरकान पार्लियामेंट के सरकारी इदारों के बोर्ड में शमूलियत का जो एक ख्वाब था, जो इनकी ख्वाहिश थी, इसको चकनाचूर कर दिया है। ज़राए का ये दावा है कि वजारत कानून और इंसाफ ने अरकान पार्लियामेंट को सरकारी इदारों के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शमूलियत को खिलाफ आइन करार दिया है। आइन के मुताबिक रुकने पार्लियामेंट की सरकारी इदारों के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर्स के तौर पर तकर्री नहीं की जा सकती। वजारत कानून और इंसाफ की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि आइन के आर्टिकल 63 के तहत रुकने पार्लियामेंट को बोर्ड बशमूल कानूनी बोर्ड का रुकन नामजद नहीं किया जा सकता। वजारत कानून के इस मौक़िफ़ के बाद वफाकी काबीना ने वजारत कानून और इंसाफ को अटॉर्नी जनरल से मशावरत की हिदायत की थी, लेकिन अटॉर्नी जनरल की जानिब से भी वजारत कानून और इंसाफ के नुक्ता नज़र की तौसीक की गई। अब सवाल ये है कि अरकान पार्लियामेंट आखिर क्यों मुख्तलिफ कंपनियों और इदारों के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में तैनात होना चाहते हैं? क्या इनके इससे कुछ ज़ाती मफादात जुड़े हैं? इसके अलावा एक और अहम खबर यह भी है कि वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बराए इदारा जाते इस्लाहात डॉक्टर इशरत हुसैन ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म के मुनाफी तैनात किए जाने वाले 799 अफसरान की तकर्रियों को रेगुलराइज करने के हवाले से एक दरमियानी रास्ता तजवीज़ किया है। ये दरमियानी रास्ता क्या है और क्या वजारत कानून काबीना कमेटी बराए इदारा जाते इस्लाहात की सिफारिशात की हिमायत करने को अब तैयार है? इस पर मैं बात करूँगी। मुझे इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ सुहेल इकबाल भट्टी ने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया सुहेल आपका। सुहेल, सबसे पहले तो ये बताएं कि वफाकी काबीना ने तो इस इक़दाम की मंजूरी दी थी कि अरकान पार्लियामेंट को सरकारी इदारों के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल नहीं किया जा सकता, ये आइन के मुनाफी है। लेकिन जब वफाकी काबीना ने इसकी मंजूरी दी थी, क्या वजारत कानून से उस वक्त मुशावरत नहीं की थी? क्योंकि वजारत कानून तो इसको कह रही है कि आइन के खिलाफ है, अरकान पार्लियामेंट को इसमें किसी भी किस्म के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में सरकारी में शामिल नहीं किया जा सकता। शाजी, देखिए, मुख्तलिफ हुकूमती शख्सियात जो रुकने पार्लियामेंट हैं उनकी एक साल से कोशिशें जारी थी कि मुख्तलिफ सरकारी कंपनियों और इदारों के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में उन्हें शामिल किया जाए। अल्टीमेटली उन्होंने बहुत से काबीना अरकान को कन्विंस किया, इवन प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को भी कन्विंस किया गया कि मुख्तलिफ इदारों की कारकर्दगी बहुत बेहतर बनाई जा सकती है अगर हम उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में शामिल होंगे। चूँकि किसी भी इदारे का, किसी भी कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उस इदारे से मुतल्लिक पॉलिसी की तैयारी, बड़े फैसला साजी और उसके साथ उनके बजट्स, उनकी हायरिंग से हवाले से अहम उसके पास इख्तियारात होते हैं। हाँ। अल्टीमेटली 18 अगस्त को वफाकी काबीना ने हैरान कुन तौर के ऊपर अरकान पार्लियामेंट को मुल्क की तारीख में पहली मरतबा मुख्तलिफ कंपनियों और इदारों के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल करने की मंजूरी दी और हमें ब्रीफिंग में बताया गया कि ये इकदाम बहुत अच्छा है, आप देखेंगे इस इदारों की जो सूरत हाल है बहुत बेहतर होगी। मामला ये है कि क्यों अरकान पार्लियामेंट एक साल से कोशिशें कर रहे थे। ये बदकिस्मती है कि इमरान खान साहब उस प्रैक्टिस को जिसको डिस्करेज किया करते थे कि ताजिर जब सियासत में घुसेंगे, जब ताजिर हुक्मरानी करेंगे तो फिर वहाँ पर मफादात का टकराव भी होता है और अवाम के तहफ़्फ़ुज़ कोई नहीं करता। अब यहाँ पर बहुत से हुकूमती ऐसे अरकान पार्लियामेंट अपोजिशन में मौजूद हैं जो मुख्तलिफ कारोबारों के साथ वाबस्ता हैं, उनके मफादात जुड़े हुए हैं। जब वो किसी मखसूस कंपनी या इदारे के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में शमूलियत इख्तियार हासिल करना चाहते हैं तो मुबैना तौर के ऊपर कहीं ना कहीं उनका माली मफाद वाबस्ता होता है उस इदारे की पॉलिसी से मुतल्लिक, उस इदारे के बड़े फैसलों से मुतल्लिक। तो इसी वजह से उनकी कोशिश थी इदारों में शामिल हुआ जाए। अल्टीमेटली वफाकी काबीना ने तो आंखें बंद करके मंजूरी दे दी, जो कि बहुत हैरान कुन अमर है। दूसरे लफ्जों में वो काम, वो इकदाम जो खिलाफ आइन है, वफाकी काबीना ने इजाजत दे दी कि अरकान पार्लियामेंट आइन के आर्टिकल 63 के मुनाफी कंपनियों के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में शामिल हो सकते हैं। अप्रूवल हो गई,
इसके बहुत से असरात हमारी कैबिनेट में इतने ब्रिलियंट लोग बैठे हुए हैं सुहेल भट्टी कि हर मामले का ये तोड़ निकालने की जो है ना वो इनके दिमाग बड़े काम करते हैं कि कहीं भी कोई रुकावट आ जाए तोड़ निकाल लेते हैं। वो 33 बुलेट प्रूफ गाड़ियों का भी तो उन्होंने तोड़ निकाला था ना, कैसे रूल्स और रेगुलेशन को किस तरीके से इन्होंने बदल दिया। तो अब जब ये होने जा रहा है, वजारत कानून इसको जो है ना वो खिलाफ आइन करार दे रही है, कोई बीच का रास्ता भी आपको लगता है कि कैबिनेट निकालेगी इसमें, या सोचा जा रहा है इस पर? शाजिया देखिए, हमारे कैबिनेट के अंदर 4 से 5 अरकान ऐसे हैं जो हमेशा अवामी मफाद के मामले पर आइन और कानून की रोशनी में भी बात करते हैं और अवामी मफाद में भी वो बोलते हैं, वोकल हैं। शीरी मजारी साहबा हैं, मुराद सईद साहब हैं, फवाद चौधरी साहब हैं, शेख रशीद साहब हैं, ये वो लोग हैं, और तारिक बशीर चीमा साहब जो बात करते हैं। लेकिन हैरानकुन तौर के ऊपर जब ये मामला हुआ और कहा गया कि वजारत कानून या इदारा जाती इस्लाहाती कमेटी इसकी नोक पलक जरूर देखे क्योंकि इसकी रेटिफिकेशन होना बाकी थी। जो नाइट एडिशन को मसूल होने वाली दस्तावेज हैं उसके अंदर वाज़ेह तौर पर लिखा गया है कि वजारत कानून ने इस इकदाम को आइन के आर्टिकल 63 के मुनाफी करार दिया है। सिर्फ ये नहीं बल्कि अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान से मशावरत की जा चुकी है, उन्होंने भी इसकी सपोर्ट नहीं की। लेकिन अभी भी कुछ हुकूमती शख्सियात, हुकूमती अरकान पार्लियामेंट इस बात पर मिसर हैं कि नहीं, हमें हर सूरत बोर्ड में शामिल किया जाए। तो वजारत कानून ने कहा है कि अगर आप हमारी बात मानने को तैयार नहीं हैं, अगर आप अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान की बात भी मानने को तैयार नहीं है तो ठीक है, इस सूरत हाल में आइन के आर्टिकल 186 के तहत वफाकी हुकूमत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को एक रेफरेंस भेज दे और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की हम इसके ऊपर राय ले लेते हैं ताकि वो अरकानी पार्लियामेंट जो बहुत बेचैन बेताब हैं, मतलब कि किसी ना किसी तरीके से करवाना जरूर है, रास्ता जरूर निकालना है। वजारत कानून की नहीं मानी, अटॉर्नी जनरल की नहीं मानी और अब सुप्रीम कोर्ट में ये मामला लेके जाना चाहते हैं। वही बात होगी ना कि इन्होंने कोई ना कोई हल निकालना है इस चीज का। जी बिल्कुल, कोशिश इसी सिमत में की जा रही है कि हमें हर सूरत कंपनियों के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में शामिल होने के लिए हमारी राह हमवार की जाए। देखिए, आइन मौजूद है, आइन का आर्टिकल 63 उसकी ममानियत करता है। अगर आप सभी जमातें उस पर कन्विंस हैं तो आप आइनी तरमीम कर सकते हैं, लेकिन सबको अंदाजा है कि आइन में तरमीम नहीं हो सकेगी, अपोजिशन कभी साथ नहीं देगी। तो अभी आखिरी कोशिश शायद ये की जाए कि आइन के आर्टिकल 186 के तहत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को एक रेफरेंस भेजकर उनकी सुप्रीम कोर्ट से राय ले ली जाए। लेकिन वजारत कानून दो टोक अंदाज में कह चुकी है कि ये इकदाम आइन के मुनाफी है, हम ये कदम नहीं उठा सकते। अच्छा, दूसरा मामला, डॉक्टर इशरत हुसैन ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म के मुनाफी वो जो 799 अफसरान की तकर्रियों को रेगुलराइज करने का मामला था, उसका क्या दरमियानी रास्ता निकाला है, क्या हल निकाला है? इस पर भी हम पहले अपने प्रोग्राम में बात कर चुके हैं। जी शाजी, बिल्कुल डॉक्टर इशरत हुसैन साहब को एक ऐसी माहिर शख्सियत तस्वूर किया जाता है जो प्राइम मिनिस्टर के मुशीर बराए इदारा जाती इस्लाहात हैं कि जब किसी मामले के अंदर किसी को रिलीफ देना है, कोई दरमियानी रास्ता निकालना है, तो अल्टीमेटली वो मामला डॉक्टर इशरत हुसैन साहब की सरबराही में कायम कमेटी के सुपुर्द कर दिया जाता है। NITV का मामला था जहां पर उस केस के अंदर वहां पर एक कंपनी के जो कि वफाकी वजीर के बहुत करीबी दोस्त तस्वूर किए जाते थे, उनके ऊपर FIA ने FIR दर्ज की हुई थी। उसका दरमियानी रास्ता निकालने के लिए भी डॉक्टर इशरत हुसैन साहब को मामला दिया गया था। उन्होंने रास्ता निकाल दिया था, लेकिन कबीना अरकान उसके खिलाफ उठ खड़े हुए थे। उसके बाद गाड़ियों का मामला भी हम बयान कर चुके, दरमियानी रास्ता निकाल लिया गया। अब 799 अफसरान की तकर्रियां हैं जिसमें मुख्तलिफ इदारों के सरबराहान हैं, डायरेक्टर जनरल्स हैं, उनकी तैनातियां सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 2016 का फैसला जो कि मुस्तफा इम्पैक्ट कंसीडर किया जाता है उसके मुनाफी हुई। इंक्वायरी मुकम्मल हुई, रिपोर्ट सबमिट हुई और दरमियानी रास्ता निकालने के लिए यह केस भी डॉक्टर इशरत हुसैन साहब की सुपुर्द किया गया। अब डॉक्टर इशरत हुसैन साहब ने कहा है कि हमें यह करना चाहिए कि जितने लोग अपॉइंट हुए हैं हर केस का केस टू केस जायजा लिया जाए। अगर किसी के खिलाफ नैब या FIA की कोई प्रोसीडिंग्स नहीं हो रही तो हम उनको पुरानी तरीकों से उनकी तकर्रियों को रेगुलराइज करार दे दें। सही। उसके साथ उन्होंने ये कहा है कि जो ऐसे काबीना कमेटी बनाए इदारा जाती इस्लाहात इनकी सिफारिशात की हिमायत करना चाहती है, वो तैयार है वजारत कानून? देखिए, इस हवाले से हमने ज़राए से बात की। वजारत कानून के जिम्मेदार हुकाम ने हमें इस बात की तस्दीक की है कि वफाकी वज़ीर कानून बैरिस्टर फरोग नसीम साहब कैबिनेट के फ्लोर के ऊपर कैबिनेट के इजलास में दो टोक अंदाज में इस बात की मुखालफत कर चुके हैं कि जो माजी की तकर्रियां हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के रास्ते के, अगर हमने कोई उसको दरमियानी रास्ता निकाल के उसको अगर हमने मिसलीड करने की कोशिश की
तो ये गलत इकदाम होगा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले की तौहीन होगी, हमें ये इकदाम नहीं करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया। इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ सुहेल इकबाल भट्टी हमारे साथ थे। नाज़रीन, हमारे आज के प्रोग्राम का एडिटोरियल। नाज़रीन, फ्रांसीसी सदर मैक्रॉन की मौजूदगी में गुज़श्ता दिनों फ्रांस की सरकारी इमारत पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताखाना खाकों की तशहीर जैसी नापाक जसारत करने पर पाकिस्तान समेत इस वक्त पूरे आलम में, आलम इस्लाम में शदीद गम और गुस्सा पाया जाता है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस नापाक जसारत पर अफसोस का इजहार करते हुए इसे मुसलमानों की दिल आज़ारी और इस्लामोफोबिया करार दिया है। इससे पहले बतौर वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान वो फेसबुक इंतज़ामिया को भी इस्लाम मुखालिफ मवाद को हटाने के लिए ख़त लिख चुके हैं। अरब ममालिक में फ्रांसीसी सदर के हालिया मज़मूम इक़दाम के खिलाफ जो रद्द-ए-अमल आया है वो मौज़ू और निहायत मौसर दिखाई देता है। अरब ममालिक में फ्रांसीसी मसनूआत के मुकम्मल बाइकॉट और स्टोर से फ्रांसीसी मसनूआत के उठा लेने के बाद अब जो फ्रांसीसी सदर हैं वो घुटने टेकते हुए मसनूआत का बाइकॉट ना करने की अब वो अपील कर रहे हैं। मगर सवाल ये है कि क्या फ्रांसीसी मसनूआत का बाइकॉट ही काफ़ी है या इस पर मज़ीद प्रैक्टिकली और इक़दाम करने की भी ज़रूरत है। अगर अरब ममालिक फ्रांसीसी बैंकों से अपना सरमाया और अपना कारोबार अपने ममालिक में शिफ्ट कर लें तो इससे ना सिर्फ मुस्लिम दुनिया की दौलत मुस्लिम दुनिया में वापस आ जाएगी बल्कि मुस्लिम दुनिया को किसी भी यूरोपीय, अमरीकी या फ्रांसीसी मुल्क के सामने अपना हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। फ्रांस में जिस वाक़े को बुनियाद बनाकर फ्रांसीसी सदर ने हालिया जो इक़दाम किया है इसका कोई जवाज़ नहीं था। गुस्ताखी के मुर्तकिब उस्ताद को कत्ल करने वाले मुसलमान लड़के को पुलिस ने गोली मारकर शहीद कर दिया था, जिसके बाद किसी इंतहा पसंदाना इक़दाम की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन फ्रांसीसी सदर ने एक अमल के रद्द-ए-अमल और जान के बदले जान के बावजूद भी दुनिया के 2.25 अरब मुसलमानों के जज्बात से खेला है। पैगंबर इस्लाम की इज्जत और नामूस पर मिटने का जज्बा हर मुसलमान के ईमान का एक मजबूत हिस्सा है और तारीख गवाह है कि मुसलमानों के इस हसास मामले में कभी भी किसी मसलहत से काम नहीं लिया है। मुसलमानों ने फ्रांस समेत पूरी मगरबी दुनिया को इस बात का एहसास होना चाहिए कि जब भी वो ऐसी नापाक जसारत कहीं पे भी होगी मुसलमान किसी भी किस्म की कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम के लिए आप हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिए, मेरी आपसे मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफ़िज़।